हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में तहे दिल से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं बहुत ही जानदार और बहुत ही खास टॉपिक, अपना मॉडर्न हिस्ट्री का रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके बिना यार मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल अधूरी अधूरी सी लगती है, हमारी अधूरी कहानी वाली अधूरी अधूरी सी। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज? रिवोल्ट ऑफ 1857 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोग देखते रहिए और आपको अगर मेहनत पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे ही हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखेंगे तो देखने से पहले हमें इसकी क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हमें क्या समझनी पड़ेगी, एक टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? टाइमलाइन। तो टाइमलाइन के ऊपर बात करते हैं। चलो तो हम आज सबसे पहले तो ये था क्या अपना रिवोल्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पीरियड। यहाँ है अपना 1757 और यहाँ है अपना 1857। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर होगा, प्लस इसके कोजेस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो बैकग्राउंड के ऊपर रहने वाला है अपना पूरा लेक्चर। 1757 और 1857 दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जैसा कि तुमने नाम तो सुना ही होगा, 1757 और 1857। तो आज देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में। तो वीडियो को पूरी देखना तो ही समझ में आएगा, तो ही चीजें आगे अच्छी समझ लगने लगेंगी। तो देखते हैं 1757। इससे पहले देखो, इस डेट से पहले, इस ईयर से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेडिंग कंपनी थी। उसका मेन फोकस किसके ऊपर था? ट्रेडिंग के ऊपर था। लेकिन 1757 के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। अब इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी घटना घटित हुई, बहुत ही फेमस युद्ध है, इसके बारे में हम पहले वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं, तो आप लोग जाके आराम से प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जैसे ही समाप्त हुई तो अंग्रेजों ने काफी हद तक पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। और इसके पूरे इंडिया के ऊपर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अब क्या करने लग गए थे, वो ट्रेड के साथ पॉलिटिकल अफेयर्स में भी पंगा लेने लग गए थे। भाई ट्रेड तो करते ही थे, अब पॉलिटिकल अफेयर्स में भी क्या कर रहे थे, बीच में अड़चन डाल रहे थे, प्रॉब्लम कर रहे थे हमारे इंडिया वालों के। तो इसका मतलब इस बार इसका क्या मेन चीज क्या थी, इसका फोकस किसके ऊपर था? ट्रेड प्लस रूल। ट्रेड तो करना ही करना था, प्लस इंडिया के ऊपर रूल करने का भी क्या आ गया था, इसका मेन फोकस आ गया था। ठीक है, तो ये बात कहां से यहां तक है। अब देखो 1757 से लेके 1857, अब जैसे ये रूल करने लगे ना, तो प्रॉब्लम होगी भाई। तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा आदमी आके रूल करे, तुम्हें ऐसे कहेगी ये काम करते रहिए, ये नहीं करना, तेरे को ये नहीं करना, तुम कब तक सहोगे? तुम्हें फ्रीडम पसंद है ना, हर किसी को फ्रीडम पसंद होती है। तो यही काम किसके साथ हो रहा था? भारतीयों के साथ हो रहा था। भारत वालों की फ्रीडम छीन रहा था कौन? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लग गया? रूल भी करने लग गया। अब पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर भी अपना क्या दिखाने लग गया? अड़चन करने लग गया। तो भारत वालों का हर एक सेक्शन क्या था? इससे परेशान था। चाहे वो कौन हो, चाहे पंडितों को ले लो, पंडित ब्राह्मण, दूसरा जमींदारों को ले लो, फार्मर्स को ले लो, आप और किसको ले सकते हो, मिलिट्री के जो सिपाही या सोल्जर्स थे उनको ले लो। मतलब हर एक सेक्शन इंडिया का इनसे क्या था, पूरी तरह परेशान था। अब जितने भी, अब सब लोग परेशान हो गए यार, यहाँ पर किंग भी परेशान थे प्रिंसली स्टेट के इनसे। तो सीधी सी बात है, रिवोल्ट तो होना बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो रिवोल्ट हुई ना, इनको सबको सप्रेस कर दिया। किसने? जितने भी 1757 और 1857 के बीच, ये जो एक सेंचुरी थी, इसके बीच जितने भी रिवोल्ट हुए, क्या हुए? रिवोल्ट। जितने भी रिवोल्ट हुए, इन रिवोल्ट को क्या कर दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सप्रेस कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या कर दिया गया? सप्रेस कर दिया गया। अब सप्रेस कैसे किया गया, क्यों किया गया, कारण क्या थे सप्रेस होने का? 1857 का ही क्यों एक अच्छा और रिवोल्ट माना जाता है, बाकी रिवोल्ट क्यों सप्रेस हो गए? हर तरीके से हुआ, पॉलिटिकल रूप से भी हुआ, लीडिंग मतलब ह्यूमन मासेस भी हुए, मूवमेंट्स भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हर चीज को सप्रेस कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी रिवोल्ट 1757 और 1857 के बीच हो रहे थे,
उन सभी का एक जो एरिया होता है ना, वो एरिया वो लिमिटेड था, या प्रिंसली स्टेट, या एक सिंगल प्रिंसली स्टेट, या फिर किसी मतलब सिटी के अंदर, या फिर किसी विलेज के अंदर, और जिनको आसानी से सप्रेस किया जा सकता है। तो ये सब क्या किया गया, आसानी से सप्रेस कर दिया गया, जो कि 1757 और 1857 के बीच जितने भी रिवोल्ट हुए उनको सप्रेस कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यहां तक बात आपको पूरी तरह से क्लियर है या नहीं है, ये बता दीजिए। अब एक बहुत ही बेहतरीन रिवोल्ट 1857 में हुआ, जिसने अंग्रेजों के रोंगटे खड़े कर दिए भाई साहब, खतरनाक वाला, उनकी जड़ें हिला दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिला के रख दी, किसने, रिवोल्ट ऑफ 1857 ने। अब समझ में आया, इस रिवोल्ट से समझ में आया कि भाई भारत वाले भी कुछ हैं, अंग्रेजों को यहां से समझ में आया था। तो इस रिवोल्ट में क्या क्या हुआ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखेंगे कारण क्या थे जिनके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 करना पड़ा, सभी के सभी एक साथ आए। क्या कारण था ऐसा कि जब सभी के सभी जितने भी पॉलिटिकल जितने भी मतलब प्रिंसली स्टेट है, इनके सभी किंग्स वगैरह सभी एक साथ आए, क्या कारण था वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा आपको कंटेंट, तो आप पूरी वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। तो अब अपन बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। हाँ तो देखो 1857 का रिवोल्ट, ये जो चिंगारी लगी थी ना भाई 1857 वाली, बहुत ही शानदार थी, बहुत ही शानदार थी। इसके कोजेस क्या है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोजेस। और कोजेस भी कैसे पढ़ेंगे कि अपन इसको बांटेंगे 4 हिस्सों के अंदर, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना है। एक मैप को तैयार रखना, जो मैप बना रहा हूं वो माइंड के अंदर रिवाइज करते रहना, तभी चीजों का पढ़ने का मतलब है, वरना मतलब नहीं है। तो सबसे पहले वाला अपना जो मिलिट्रिकल कोजेस, भाई मिलिट्री में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, और मिलिट्री वाले इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज पॉलिटिकल काजेस। अब पॉलिटिकल में ऐसे क्या काजेस थे जिनके कारण ये दिक्कत कर रहे थे हमारे, उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 करना पड़ा। तीसरी चीज देखेंगे अब इकोनॉमिक काजेस, इकोनॉमिक कोजेस। अब इकोनॉमिक कोजेस क्या क्या थे जिनके कारण हमें क्या करना पड़ा, रिवोल्ट ऑफ 1857 करना पड़ा। और चौथा इंपॉर्टेंट है सोशियो रिलीजियस कोजेस। अब ये वाला है ना, ये वाला इससे रिलेट कर सकते हैं हम आसानी से। सोशियो रिलीजियस कोजेस को हम मिलिट्री कोजेस से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, वो करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये क्या थे, कोजेस थे किसके, अपने रिवोल्ट ऑफ 1857 को। अब इनको हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 का विद्रोह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कि लिख के ले लो कि 1857 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन। तो अपन देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में, मिलिट्री कोजेस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, मिलिट्री कोजेस के बारे में। हाँ तो भाई थोड़ा ध्यान से सुनना, मिलिट्री कोजेस के अंदर क्या है। अब ये जितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है अपनी दुनिया में, ये ध्यान रखना। मिलिट्री कोजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जिसने वो किया ना कि यार होना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा रिवोल्ट, वो यही था, मिलिट्री कोजेस, जिसके कारण रिवोल्ट हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण थे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और अपने दिमाग के अंदर घुमाते रहना उसको, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री कोजेस। देखना कि सबसे पहले क्या होता था, पहले जो राइफल्स थी, मेन मुद्दा कहाँ आके अटकता है, राइफल्स के ऊपर आके अटकेगा। देखना आप, जो राइफल्स थी वो इनफील्ड राइफल्स नहीं थी, पुरानी राइफल्स थी और एक नई राइफल थी। जो पुरानी राइफल थी, ओल्ड राइफल्स और न्यू राइफल्स। तो न्यू राइफल्स का नाम था 1853 पैटर्न,
1853 पैटर्न रॉयल इनफील्ड का नाम आ रहा है, इनफील्ड राइफल मस्केट। तो ये वाली कौन सी थी, नई वाली राइफल थी। अब दोनों के अंदर चेंजमेंट क्या था, कौन सी बेहतर थी, ये वाली बेहतर थी, कौन सी, न्यू वाली। फिर भी अपने जो मिलिट्री के सोल्जर्स थे वो इससे नाखुश थे। अभी देखना आप कहोगे कि यार ऐसा नाखुश होने का क्या रीजन था, वो हम देखेंगे। और वहीं से क्या होता है, मेन जो मिलिट्री कोज है इसका 1857 का कारण था वो यहीं से जनरेट होगा। अब आप देखिए कैसे जनरेट हुआ। तो न्यू राइफल फाइल, इसके अंदर डिफरेंस क्या क्या था, ये अगर समझ गए ना तो मिलिट्री कोज समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। देखना, जो ओल्ड राइफल्स थी इनके अंदर ये वाला पोर्शन होता है, आपको पता है, आपने देखी होगी मेले के अंदर, काफी छोटे थे जब लेके आए होगे राइफल्स वगैरह। तो इसके अंदर क्या था, पुरानी वाली राइफल्स के अंदर क्या था, इसके अंदर एक तो बुलेट डलती थी और एक गन पाउडर होता था। ये दोनों चीजें डाली जाती थी बुलेट को चलाने के लिए। अब इसके लिए एक अलग से बैग होता था और इसके लिए एक अलग से बैग होता था। ये दोनों बैग कैरी करने पड़ते थे किनको, सोल्जर्स को अपने साथ। और कैरी करके आप लोगों को पता होगा कितना मुश्किल होता होगा, एक के अंदर तो पाउडर्स रखे हुए हैं, एक के अंदर बुलेट रखी हुई है, और फिर उसके बाद क्या करना, हमला भी करना। तो ये दोनों चीजें रखनी पड़ती थी। तो अंग्रेजों ने एक नया इनके लिए क्या लेके आए, थोड़ा सा सुधार किया, इसके अंदर इंप्रूवमेंट किया। नई वाली इनफील्ड राइफल के अंदर क्या था, इस वाली इनफील्ड राइफल के अंदर था, देखना थोड़ा सा खतरनाक बन गया डायग्राम, तो एडजस्ट कर लेना। ये जो नई वाली इनफील्ड राइफल्स थी इसके अंदर क्या था, इन्होंने एक साइलेंड्रिकल पैकेट बनाया, ये वाला, ये एक साइलेंड्रिकल पैकेट है, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनना, जिसको उन्होंने कार्टेज का नाम दिया, कार्टेज। जो ये कार्टेज था ये सिलेंड्रिकल रूप में था, इसके अंदर नीचे वाले पोर्शन के अंदर तो बुलेट थी, यहां पर गन पाउडर था। और उन्होंने इतना बता दिया कि गन पाउडर भी बिल्कुल सही ढंग से, मतलब जितना चाहिए उतना भर दिया इसके अंदर। तो अब इससे दो चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। एक तो जो इतने भारी भारी बैग, जो 2 बैग लेके जाने पड़ते थे युद्ध के टाइम पर, वो नहीं ले जाने पड़ेंगे, इजीली किसी एक बैग के अंदर आ जाएंगे सारी की सारी बुलेट्स, और हल्की भी होंगी। तो ये पहला कारण था किसका, पहली एक अच्छी चीज थी इस राइफल की। दूसरी चीज, अब इसके अंदर फिर भी यार क्यों नाखुश क्यों थे, प्रॉब्लम क्या थी, टाइम की बचत हो रही है, इसके अंदर डालने में मिलाने में ज्यादा मिल गया तो प्रॉब्लम, तो ये सब हो रही थी। फिर उसके बाद यार की प्रॉब्लम क्या थी, खुश क्यों नहीं थे इससे खुश इसलिए नहीं थे, याद रखना आपको यहाँ पर इस कार्टियस के अंदर, यहाँ पर ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन के अंदर ये पेपर का बना हुआ होता था, किसका, कागज का। और इस कागज के ऊपर ग्रीस किया हुआ था, क्या किया होता था, ग्रीस कर रखा था। किससे ग्रीस कर रखा था, एनिमल का जो ऊपर की त्वचा होती है ना एनिमल्स की, उससे क्या कर रखा था, एनिमल्स स्किन से क्या कर रखा था, इसको ग्रीस कर रखा था। ध्यान समझ में आया, ये वाला एरिया ये कागज का बना हुआ होता था, इसको एनिमल ग्रीस से क्या कर, एनिमल की जो स्किन है उससे क्या किया जाता था, ग्रीस किया जाता था। अब क्यों किया जाता था ग्रीस इसलिए किया जाता था क्योंकि इस जो मॉइस्चर होता है, कई बार क्या होता है युद्ध लड़ते टाइम, भाई बारिश आ गई, बारिश को कौन रोक सकता है, और युद्ध तो कभी भी हो सकता है। अगर बारिश वगैरह आ गई, मॉइस्चर वगैरह हो गई, तो जिसके कारण क्या खराब ना हो, गन पाउडर खराब ना हो, बुलेट्स खराब ना हो। और इन सबको बचाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर जो पेपर था इसको एनिमल्स स्किन जो होता था, एनिमल्स का मांस जो होता था, पोर्क जिसको बोलते थे, उससे क्या किया गया, इसको ग्रीस किया गया। अब प्रॉब्लम क्या थी पता है, प्रॉब्लम एक और थी, एनिमल्स से तो कोई दिक्कत नहीं थी इनको, लेकिन एनिमल्स भी ऐसे ये मानते थे, जो अपने जो इंडियंस थे, इंडियन सोल्जर्स थे, वो मानते थे कि इसके अंदर जो पिग होता है, पिग प्लस काउ, इन दोनों की स्किन का जो एनिमल्स, इन दोनों की स्किन होती है, इसके तो बीफ बोलते हैं, इसका जो मांस होता है ना, मांस जिसे ग्रीस करते हैं उसको बीफ बोलते हैं, और इसको पोर्क बोलते हैं, पोर्क। अब दिक्कत क्या थी इन दोनों के अंदर दिक्कत ये थी यार कि जो हिंदू थे ना, वो तो अपने धर्म के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ
गाय को मानते थे, काउ को मानते थे। और जो अपने मुस्लिम भाई थे, जो कि मुस्लिम्स थे, वो अपने धर्म के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पिग को देते हैं। पूजन ये है यार, ये इनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अंदर गाय की पूजा की जाती है, मुस्लिम धर्म के अंदर पिग की पूजा की जाती है। अब भाई साहब प्रॉब्लम ये थी, जो पूजा करते हैं, अब इनके मांस से क्या बना हुआ था, वो व्रैप्ड पेपर जो कि उसके ऊपर लिपटा हुआ था, वो पेपर बना हुआ था। अब उस पेपर को क्या करना पड़ता था, जब भी आप उसके राइफल की जो वो पतली लंबी नली होती है जो कि 1 मीटर की होती है, उसके अंदर अगर डालोगे ना आप, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, दांतों से उसको काटना पड़ेगा। किसको काटना पड़ेगा, रैपिंग पेपर को हटाना पड़ेगा, सिर्फ दांतों से। वो दांतों से ही हटता था, इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता था कि दांतों से हटता था, वो हाथ से नहीं हटता था। तो रैपिंग को किससे, दांतों से। और अगर आप अपने धर्म के सर्वे से जिसकी आप पूजा करते हो, उसको आप अपने दांतों के तले दबाना धर्म भ्रष्ट माना जाता था उस टाइम पे। तो क्या माना जाता था, धर्म भ्रष्ट। तो अपने जो मुस्लिम लोग थे वो सोचते थे कि यार हम तो अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं इसके अंदर, और इधर हिंदू सोच रहे थे हम भी अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो रिवोल्ट होना था वो लाजमी था, होना ही होना था। तो ये रिवोल्ट हुआ था इन दोनों के बीच, समझ आया। ये तो एक मेन काज था। दूसरा एक और इसका मेन काज था, ये सुनना ध्यान से। हमारे हिंदुओं के अंदर एक, कह सकते हैं, रूढ़िवादिता थी या फिर एक अवधारणा थी कि जो हायर लेवल की सोसाइटी के लोग थे, जैसे कि हमें पता है हमारा जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों के अंदर डिवाइड थी, वैदिक काल से ही पता है अपने को। तो वो 4 वर्ण थे जिसमें ब्राह्मण होते थे। उन्होंने ये कह रखा था कि हिंदू धर्म के अंदर कि अगर कोई इंसान भारत से समुद्र पार करके चला जाएगा तो इसका मतलब वो धर्म भ्रष्ट कर जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए, और अंग्रेज थे ना, अपने सोल्जर्स को बाय बोट, शिप के माध्यम से क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते थे, रिप्लेस कर दिया करते थे। क्या पता चल, कई बार क्या होता था कि यूरोप के अंदर कोई वार वगैरह हो गया, तो वहां पर भी क्या, अगर जरूरत पड़े किसी चीज की, कोई चीज ट्रेड करनी है, तो उनमें भी क्या करते थे, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था समुद्र को पार करके, जो कि धर्म भ्रष्ट माना जाता था। तो 3 चीजें थी जो कि इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये मिलिट्री के कॉजेस थे ना, और इनको किससे कनेक्ट किया गया है, ये कनेक्ट किया गया रिलीजियस इश्यू से। अब समझ में आया, मैंने पहले ही बताया था कि मिलिट्री इश्यूज को अपन किससे कनेक्ट करेंगे, अपन सोशियो रिलीजियस इम्पैक्ट से, कॉजेज से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो समझ आ रहा है ना आपको। अगर आपको समझ आ रहा है तो यार सब्सक्राइब कर दो, और क्या देख रहे हो। तो पिग और काउ समझ आए दोनों चीज, ठीक है। अब इसके अंदर सीधी सी बात है, जितनी भी टुकड़ियां थी, जितनी भी इन्फेंट्री थी किसके, मिलिट्री की, अब सब ने क्या कर दिया, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब अपन देखेंगे कि रिवोल्ट कैसे हुआ अगले वीडियो के अंदर। तो आप लोग दबा के यार लाइक और शेयर कर दो। आप जितने भी स्टडी ग्रुप्स के अंदर जुड़े हो ना, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, सब जगह पर फैला दो यार। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी आप कर दो, देखना पूरा यार आपके लिए मैं अभी बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। तो आप लोग, अच्छा लगे, टीचिंग स्टाइल अच्छी लग रही है तो आप लोग जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, बने रहिएगा, बहुत